हे एवरीवन, एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि ये स्टोरी आप सबको पसंद आएगा। एंड स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताना ये स्टोरी कैसा लग रहा है आप सबको। तो स्टोरी का नाम है यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन। और ये एक वंशन स्टोरी है, ओमेगा वर्स भी है। एंड इमेजेस से आपको पता चल ही गया होगा कि ये हिस्टोरिकल है। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हमें कल्टीवेशन वर्ल्ड को दिखाया जाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड जो हमेशा से शांति प्रिय एक वर्ल्ड है, जहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद कल्टीवेटर आम इंसानों को, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अलग अलग विलेजेस के पास अलग अलग कल्टीवेशन ताकत होते हैं। वो विलेजेस एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक ऐसा तस्वीर है जो पिछले 2 दशकों से किसी ने नहीं देखा। ये सब पहले हुआ करता था, अब नहीं। अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में बस तबाही है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे क्लैंस या कबीले एक दूसरे पर हमला करते हैं और इसके ज़रिए कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो शांति है वो भंग हो गया है। उस सब का शुरुआत लगभग 2 दशक पहले हुआ था, मतलब 20 साल पहले। 20 साल पहले अचानक ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर हमला हुआ था। वहाँ पर जितने भी कबीले थे उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हमला किया तो किया किसने है, क्योंकि यहाँ पर बस मरे हुए इंसानों का कठपुतली बनाकर फौज बनाया गया था और उनसे हमला हुआ था। साथ में अलग अलग दानव थे, जल दानव थे, बहुत सारे राक्षस, ये सब मिलकर हमला कर चुके थे। 20 साल पहले वो हमला बहुत बहुत ज़्यादा ही भयानक था, क्योंकि उस वक्त कोई कबीला, कोई क्लैन इस हमले के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हर क्लैन लगभग उजड़ गया था। उसी समय सारे कबीलों के मसीहा बनकर, सारे कमज़ोर इंसानों के मसीहा बनकर लैन क्लैन सामने आया था, जो कि एक हिडन क्लैन है। इसके बारे में सदियों पुराने कहानियाँ तो लोगों ने सुना था, लेकिन 20 साल पहले हुए हमले पर लोगों ने पहली बार लैन क्लैन को देखा था, जो कि एक ड्रैगन क्लैन है। पुराणों में और अलग अलग पुरानी किताबों में कहा जाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ लान पहाड़, वहीं पर लांस का कबीला है, वो ड्रैगन्स है। वो ड्रैगन्स या फिर लैंस इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसानों से नफरत करते हैं या फिर उन्हें इंसान पसंद नहीं, बल्कि वो छुपकर रहना पसंद करते हैं। और जब इंसानों पर कोई मुसीबत आता है तब वो आते हैं और मदद करते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची अपने हाथों को ऊपर उठाती है और कहती है, दादी माँ, ड्रैगन्स हमारी मदद करते हैं, तो बदले में क्या वो हमसे गिफ्ट लेते हैं? ये सुनकर अब तक ये सारी बातें जो ओल्ड लेडी बोल रही थी वो चुप हो गई। उन्होंने अपने सामने बैठे बहुत सारे बच्चों को देखा और ठीक उनके बीच बैठा हुआ एक 16 साल का ओमेगा, जो खुद इस बात को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। उसने भी कहा, हाँ ग्रैंडमा, बताइए, क्या ड्रैगन्स हमारी मदद ऐसे ही कर देते हैं या फिर मदद के बदले उन्हें कुछ चाहिए होता है? ये सुनकर वो ओल्ड लेडी एक गहरे से ब्रेथ लेती है और कहती है, नहीं, वो हमारी मदद ऐसे ही नहीं करते। मदद के बदले वो अपने पसंद का एक प्राइज़ उठा लेते हैं। जिसे सुनकर सब हैरान हो गए और जानने के लिए उत्सुक हो गए कि कैसा प्राइज़। तब वो ओल्ड लेडी सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, प्राइस कुछ भी हो सकता है, जो उनको पसंद आए। ये सुनकर सब ने बस ओह कहा, जैसे कि वो हैरान है। सबको हैरान होते हुए देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है, इसमें हैरान होने वाला कोई बात नहीं है बच्चों। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए आपको कीमत देना होगा। इसलिए अगर वो ड्रैगन्स अपनी जान का बाजी लड़ाकर हमें बचाते हैं तो बदले में भी उनको कुछ चाहिए होता है। यह सुनकर सब ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है, ठीक है बच्चों, अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर बाद ही।
अंधेरे के बाद घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। सब अपने घर जाओ और हाँ, कल मिलेंगे। सारे बच्चों ने अपनी अपनी जगह से उठते हुए उस ओल्ड लेडी को बाय किया और सारे लोग चले गए, सिवाय वो 16 साल का जो ओमेगा है वो बैठा रहा, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी मुस्कुराती है और कहती है, तो विंग, तुम्हें क्या जानना है? और वो ओमेगा, उसकी आंखों में अलग ही चमक था। उसने पूछा, अगर मैं ड्रैगन्स को बुलाऊंगा अपनी मदद के लिए तो वो आएंगे? ये सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है, नहीं, वो ऐसे नहीं आते। जब उन्हें महसूस होता है कि उनका ज़रूरत है तभी वो आते हैं। ये सुनकर विंग उदास हो गया। उसने कहा, ओ अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। दादी, आप अपना ख्याल रखना, मैं कल आऊँगा। ये कह के वो 16 साल का ओमेगा उठा और दौड़ के निकल गया। उसे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना होगा, नहीं तो माँ बहुत डांटेंगी, बहुत ज़्यादा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक इंसान दौड़ते हुए विंग की तरफ आया और विंग को देखकर ही वो रुक गया। फिर हड़बड़ाते हुए कहा, राजकुमार, महारानी ने आपको बुलाया है, जल्द ही। विंग ने उस इंसान की बातों को सुना और वो और तेज़ दौड़ने लगा। लगभग अंधेरा होने से पहले ही वो पहुंच गया था। सीधा विंग लोटस पियर के अंदर महारानी का जो कक्ष होता है वहाँ पर गया और बाहर से अंदर आने का परमिशन लिया, तो उसे जल्द ही परमिशन दे दिया गया। विंग अंदर गया तो देखा कि महारानी अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी और उनके आसपास जो नौकर थे वो अपने कामों में बिजी थे। ऐसा नहीं कि वो उनकी खिदमत कर रहे थे, कुछ दवाइयाँ बना रहे थे तो कुछ अलग अलग कागजात देख रहे थे। विंग ने सबको काम करते हुए देखा और फिर महारानी की तरफ देखा। महारानी जो विंग को बहुत ही शांत नज़रों से देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, विंग, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि शाम को तुम बाहर नहीं जाओगे, चाहे अंधेरा हो या ना हो, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगे। लेकिन तुम फिर भी बाहर गए, ये जानते हुए भी कि आज तुम्हारा भाई आने वाला है। ये सुनकर विंग ने अपना सर झुका लिया और बोला, माँ, वो मैं बस कहानी सुन रहा था। और क्या भाई आ गए? महारानी ने कहा, नहीं, वो अभी तक नहीं आया। उसने खबर भिजवाया है, रात के खाने तक वो पहुंच जाएगा। यह सुनकर विंग थोड़ा उदास हो गया। फिर महारानी ने कहा, जाओ, जाके तैयार हो जाओ और अपनी शिजी के साथ रात के खाने का इंतज़ाम करो। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो वहाँ से बो करके चला गया। विंग के जाने के बाद एक खास सर्वेंट महारानी की तरफ देखते हुए कहती है, महारानी यू, एक बात बताएंगे, अगर आप नाराज़ ना हो। महारानी यू ने बस उस सर्वेंट की तरफ देखा तो वो सर्वेंट अपना सर झुकाते हुए कहती है, मैं बस ये पूछना चाहती थी बहुत दिनों से। महारानी यू ने कहा, बोलो। वो सर्वेंट थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहती है, ये ओमेगा, ये तो कोई नहीं है ना, मतलब जियांग फैमिली का नहीं है, ये तो एक सर्वेंट का बेटा है, तो फिर इसे राजकुमार जैसा ओहदा क्यों दिया गया है? वो सर्वेंट और कुछ बोल नहीं पाई, उससे पहले ही महारानी यू ने उसे जोर का एक चांटा मारती है, जिससे वो सर्वेंट बहुत दूर जाके गिरी थी और उसके मुंह से ब्लड निकल आया था। फिर महारानी यू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने इस घटिया मुंह को अगर दोबारा खोलने का हिम्मत करोगी तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। ऐसी घटिया सोच लेकर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, वो भी मेरे आसपास? वो कोई सर्वेंट का बेटा नहीं है। और चलो, मैं अगर मान भी लूँ कि वो एक सर्वेंट का बेटा है तो तुम लोगों को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि उस सर्वेंट की वजह से तुम्हारा क्लैन लीडर जिंदा है और तुम्हारे क्लैन लीडर को बचाते हुए वो सर्वेंट मारा गया है।
और उसका बच्चा अनाथ हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है? ये तुम लोगों के सवालों का जवाब है, तुम जैसे घटिया इंसानों के सवालों का जवाब। और अगर मुझसे पूछा जाए तो ये मेरी बहन और मेरी इकलौती दोस्त की आखिरी निशानी है, तो उसे बचाना, उसे प्यार करना एज अ मदर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया? अब निकलो यहाँ से, निकलो। वो सर्वेंट मैडम यू की इस कोल्ड वॉइस से बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो वहाँ से निकल आई। बाकी के जो सर्वेंट्स थे वो बस उस सर्वेंट को गुस्से से घूर रहे थे। वो नई आई थी, हाँ उसे कुछ पता ज़रूर नहीं था, लेकिन फिर भी सोच समझकर बोलना चाहिए था उसे। मैडम यू अपनी जगह पर फिर से बैठ गई और काम करने लगे। जियांग क्लैन का करता धरता अब बस वही है। जियांग फैमिली जिंदा तो है, लेकिन वो उस हाल में नहीं है कि वो जियांग क्लैन को संभाल सके। क्लैन लीडर वो अभी भी है, क्योंकि उनका बेटा जियांग चैंग अभी बहुत यंग है, क्लैन लीडर बनने के लिए बहुत यंग है। और उससे इम्पॉर्टेंट, जियांग चैंग एक बहुत ही बदतमीज़ अल्फा है, मतलब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बस यही वजह है कि महारानी यू अभी तक जियांग क्लैन को संभाल रहे हैं। खैर वो गया है जंग में, आज शाम तक मतलब रात के खाने तक वो वापस आ जाएगा। अपने बेटे को देखे हुए लगभग 4 महीना बीत चुका है। 4 महीने बाद जियांग चैंग को महारानी यू देखेंगे। विंग और यानली भी अपने भाई को देख पाएंगे। लगभग 16 साल पहले जियांग क्लैन पर हमला हो गया था। उस हमले के लिए जियांग क्लैन तैयार था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ संभाल नहीं पाए और वहीं पर विंग ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और जियांग फैमिली वो जिंदा होते हुए भी किसी काम के नहीं रहे थे। वो जिंदा भी नहीं रहते अगर विंग के फादर बीच में नहीं आते तो। उस वक्त ड्रैगन्स आए थे मदद करने के लिए और उन्होंने मदद भी किया था। मदद के बाद जब ड्रैगन्स को अपना प्राइस चाहिए होता था, मतलब जब वो अपना प्राइस चुनते थे, उस वक्त ड्रैगन्स ने अपना कोई प्राइस चुना ही नहीं था जियांग क्लैन से, बल्कि उन्होंने कहा था कि वक्त आने पर वो अपना प्राइस लेकर जाएंगे, जो महारानी यू को बहुत ज़्यादा डरा देती है। अभी कुछ सालों के लिए ये बात तो उनके दिमाग से निकल ही गया था कि ड्रैगन्स उनसे प्राइस लेने आएंगे अपने एहसान के बदले, लेकिन पिछले 3 सालों से ये डर उनके अंदर बढ़ता गया और ये सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगा कि हाँ ड्रैगन्स आएंगे। क्योंकि पिछले 3 सालों से लगभग कल्टीवेशन वर्ल्ड के 4 क्लैंस ऐसे हैं जहाँ से ड्रैगन्स प्राइस के जगह, मतलब कोई महंगा कोई प्राइस या फिर सोना हीरे जवाहरात ये सब नहीं लेकर गए थे। वो लेकर गए थे ओमेगास को, वो भी एकदम अनमैरिड ओमेगास को वो लेकर गए थे एज अ प्राइस, जो उनको बहुत डराता है। उनके घर भी 2 ओमेगास है, अगर ड्रैगन्स आए तो मुसीबत बढ़ जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने अपने बड़ी बेटी मतलब यानली, जो अभी सिर्फ 19 साल की है, उसका ऑलरेडी एंगेजमेंट कर दिया है और कुछ ही दिनों बाद वो शादी भी करके चली जाएगी जिन क्लैन, और बचा रहेगा सिर्फ विंग। विंग अभी 16 साल का है, वो बहुत छोटा है और उसके लायक अल्फा महारानी यू को कहीं नहीं मिल रहा। खैर अभी वो इन सारी चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, बिल्कुल नहीं। जितना सोचेंगे उतना वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें विंग को दिखाया जाता है, जो फ्रेश होता है और फिर अपनी शिजिए के पास चला जाता है, जो अभी किचन में है। किचन में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो रात के डिनर का प्रिपरेशन कर रहे थे और उनको हेल्प करने के लिए वहाँ पर यानली थी। वहाँ पर विंग गया और पीछे से अपनी शिजिए को गले लगा लेता है। विंग को महसूस करते ही यानली मुस्कुराती है और कहती है, आशियन तुम आ गए।
तो बताओ आज तुमने कौन सा स्टोरी सुना है? आज दादी ने तुम्हें कौन सा कहानी सुनाया है? विंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। हाँ, माँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। विंग कहानी सुनने जाता है ना, ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं कि विंग बड़ा हो चुका है, उसे अब कहानी नहीं सुनना चाहिए, उसे सिलाई सीखना चाहिए, उसे खाना बनाना सीखना चाहिए, उसे घर को कैसे ठीक रखना चाहिए वो सीखना चाहिए। लेकिन विंग को तो ये सब कुछ आता है और विंग को इन सारी चीज़ों में मज़ा नहीं आता। विंग को तो कहानी सुनना पसंद है, फ्लूट प्ले करना पसंद है और साथ में उसे अच्छा तलवारबाज भी बनना है और तलवारबाजी करना भी उसे बहुत पसंद है। खैर, माँ को ये सब चीज़ें नहीं पसंद। जब बड़े भैया आ जाएंगे तब वो विंग को तलवारबाजी सिखाएंगे। हाँ, वो सिखाते हैं। हालांकि माँ कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन बड़े भैया माँ को शांत कर देते हैं और विंग को तलवारबाजी करने के लिए लेकर भी जाते हैं। इन 4 महीनों में बड़े भैया नहीं थे, इसलिए विंग बहुत ही कम तलवारबाजी कर पाया था। खैर, विंग अपने सोच से बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आपको पता है शिजिए, मैंने आज बहुत कुछ जाना है उन ड्रैगन्स के बारे में जो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। दादी ने हमें बताया कि ड्रैगन्स कैसे सबको मदद करते हैं और उसके बदले प्राइज़ भी लेते हैं। और साथ में दादी ने बताया कि ये सब कुछ 20 साल पहले दो 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 हाँ, क्या कहा था उन्होंने? हाँ, 2 दशक मतलब 20 साल होते हैं शिजिए। उस समय उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ शुरू हुआ था। उससे पहले हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत बहुत ज़्यादा शांति में रहता था। काश शिजिए कि हम उससे पहले जन्म लेते तो हम शांति से रह पाते, है ना शिजिए? मेरे माँ बाबा भी नहीं मरते। ये सुनकर यानली जो चौंक उठी थी, अब तक वो विंग के सारी बातों को मुस्कुराते हुए सुन रही थी, लेकिन विंग के लास्ट कहे गए शब्दों को सुनकर वो चौंक गई। फिर उन्होंने विंग को गले लगाया और बोला, क्या हुआ आशन? क्या तुम्हें मैं, माँ, बाबा और साथ में जियांगचंग हम प्यार नहीं करते? विंग अपना बनी तीत दिखाता है और कहता है, नहीं शिजिए, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन लोग। यानली ने विंग के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, लोग बस कहते हैं, वो समझते नहीं हैं हमारे रिश्ते को। तुम हमारे लिए क्या हो ये बस हम जानते हैं, तो लोगों की बातों को ध्यान से मत सुना करो, उनकी बातों को तुम सुनो ही मत, ठीक है आशन? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो लोग बातें करते रहे। ऐसे ही डिनर का वक्त हो गया। सब कुछ रेडी था, अब बस जियांगचंग के आने का इंतज़ार था। वह इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, जियांगचंग आ गया। जैसे ही जियांगचंग आया, विंग और यानली दौड़ पड़े उसकी तरफ। जियांगचंग जो यानली से छोटा है और विंग से बड़ा है। जियांगचंग ने अपने दोनों भाई बहन को गले लगा लिया, मतलब यानली और विंग को। फिर वो तीनों बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, खुश थे, रो रहे थे। जियांगचंग ने अपने शिजिए को और विंग को शांत किया, क्योंकि उसे इन लोगों के सामने रोना नहीं है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन उसे अपने इमोशन दिखाना पसंद नहीं, वो अल्फ़ा है ना। खैर, जियांगचंग ने दोनों ओमेगास को शांत किया और फिर अपने माँ के पास गया, अपनी माँ से थोड़ा बातें किया और फ्रेश होने चला गया। उतनी देर में सर्वेंट्स जियांग फैमिया को लेकर आ गए थे। उनके दोनों पैर अब काम नहीं करते, एक हाथ भी नहीं है, बस एक हाथ और शरीर का ऊपरी हिस्सा वो हिला सकते हैं, फिर भी ज़्यादा नहीं। लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं है। हाँ, जब उस जंग में वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनके सामने उनका सबसे प्यारा दोस्त, उनका सबसे खास और सबसे अपना दोस्त मारा गया था, वो भी उनको बचाते हुए, तब उन्हें बहुत गिल्टी महसूस हुआ था। तब उन्हें लगा था कि वो ज़िंदा ही क्यों है, उन्हें मर जाना चाहिए था, ये ज़िंदगी ये बेकार है। लेकिन अब उनका जो सोच है वो पूरा बदल चुका है। अगर वो तब मर जाते तो वो अपने इन 3 फूल जैसे बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख पाते। इनके नोक झोंक, इनके हंसी का वो किलकारी, वो सब नहीं सुन पाते।
खैर उन्होंने गहरा सा ब्रीथ लिया। जियांग चंग भी फ्रेश होके चला आया। फिर सब ने एक साथ बैठकर अपना रात का खाना खाया। ये परिवार सच में खुश है, सच में। लेकिन दूर लैन पैलेस में कुछ भी ठीक नहीं था। लैन कुरैन जो अब कोई राजा नहीं रहे थे, मतलब उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाया था। अब अगला राजा उनका छोटा नेफ्यू है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा अपने छोटे नेफ्यू को लेकर। उन्हें नहीं पता कि आगे चलकर लैन क्लैन का क्या होने वाला है। लैन क्लैन के लिए उन्हें कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। कोई ऐसा ओमेगा उन्हें ढूंढना होगा जो इस परेशानी से उनको निकाल पाए। 6 नोवेल फैमिली के ओमेगास कॉन्क्यूपाइंस होने के बावजूद कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब वो किस ओमेगा को ढूंढे? वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तभी उनका सबसे खास आदमी लैन कुरैन के पास आए और कहा, महागुरु, एक और फैमिली है, एक और क्लैन है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। जिसे सुनकर लैन कुरैन उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, कौन सा फैमिली? वो इंसान कहता है, महागुरु, वो फैमिली जियांग फैमिली है, जियांग क्लैन का मेन फैमिली। मैंने सुना है कि उस फैमिली में ओमेगास है। जियांग क्लैन भी बाकी 6 क्लैन्स की तरह ही नोवेल क्लैन है, तो हमें उस क्लैन को नहीं छोड़ना चाहिए। लैन कुरैन याद करने लगते हैं जियांग क्लैन। लेकिन वो कैसे एज अ प्राइज़ वहाँ के ओमेगा को ला सकते हैं, जबकि वहाँ पर तो वॉर भी नहीं हो रहा है। उनके बातों को सुनकर एक बुज़ुर्ग इंसान जो एक एल्डर है वो आगे आए और उन्होंने एक जादुई किताब को निकाला। उसे खोलते हुए उन्होंने कहा, जियांग क्लैन के पास हम एक प्राइज़ ले सकते हैं। हमारा एक प्राइज़ जियांग क्लैन के पास है जो हमने नहीं लिया है। ये कहते हुए वो किताब आगे बढ़ा देते हैं। लैन कुरैन उस किताब को देखते हैं और उनको याद आता है 16 साल पहले वो इंसिडेंट जो वो कभी नहीं भूल सकते। अभी वांगजी के हालत को देखकर वो उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें सब याद आ गया। हाँ, वो इस चीज़ के बारे में कैसे भूल सकते हैं। ये याद करते हुए लैन कुरैन ने किताब को बंद किया और कहा, ठीक है, तो अब जियांग क्लैन को हमें हमारा प्राइज़ देना होगा, और वो भी कल। मैं खुद प्राइज़ लेने जाऊंगा, तैयारी करो। ये कहते हुए वो उस मीटिंग हॉल से निकल आए। सारे एल्डर्स लैन कुरैन के जाने के बाद कहते हैं, लगता नहीं काम होगा। हम इतने ज़्यादा खोजबीन कर रहे हैं, इतने पावरफुल ओमेगास को महाराज के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। लगता है लैन क्लैन का नेक्स्ट हायर हमें क्लैन के अंदर से ही किसी को बनाना होगा। तो दूसरा एल्डर कहता है, सपने मत देखिए, महागुरु लैन कुरैन ये होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला हायर लैन क्लैन के नोवेल फैमिली से ही होगा, कोई प्रजा नहीं हो सकता। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो ज़रूर बताना ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा आप सबको। तो बाय बाय।